मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे 14 मार्च फर्स्ट शिफ्ट में यूपीएसआई के एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चंस, जो कि मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस आए हैं, उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। और अगर तुमने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। साथ में यू कैन ऑल्सो मैसेज मी ऑन टेलीग्राम @ADITYAKT। सो वील बी डिस्कसिंग क्वेश्चन जो कि सेक्शन 3 में आए हैं, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा। ठीक है, सेक्शन 3 वाले सारे 40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सेक्शन 4 के क्वेश्चन को किसी और सेशन में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा, अनीता ने 4 वर्षों के लिए 7% वार्षिक साधारण ब्याज पर 12,000 रुपए का निवेश किया। यदि 4 वर्षों के लिए कुल राशि 15,360 रुपए है तो अनीता द्वारा अर्जित ब्याज क्या होगा? अब ये तो बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी डेटा का ज़्यादा 4 वर्ष 7% कोई हमें यूज़ नहीं करना है। 12,000 रुपीज़ पहले इन्वेस्ट किया था और बाद में अमाउंट कितना हो गया? अमाउंट हो गया 15,360। तो 12,000 हो गया 15,360, तो 15,360 माइनस 12,000, हमारा आंसर हो जाएगा। इतना ही ब्याज है। ब्याज है 3,360 रुपये। सीधा सा सवाल, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को 1,500 रुपए में बेचने पर अर्जित प्रतिशत लाभ उसी वस्तु को 1,000 रुपए में बेचने पर हुई प्रतिशत हानि के बराबर है। तो अगर प्रतिशत लाभ 1,500 में बेचने पे 1,000 रुपए में बेचने पे प्रतिशत हानि के बराबर है, इसका मतलब हुआ कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, वो इन दोनों का औसत हो जाएगा। तो 1,500 प्लस 1,000/2, यानी कि 1,250 रुपये हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। और अगर क्रय मूल्य 1,250 से सवाल पूछ रहे हैं हमसे 30% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस मूल्य पे बेचा जाना चाहिए? 30% प्रॉफिट चाहिए हमको। ठीक है, तो 30% कितना हो जाएगा? 30% ऐड कर दो कॉस्ट प्राइस का। 10% होगा 125, 30% हो जाएगा 375। तो 1,250 प्लस 375, 1,550 प्लस 75, 1,625 रुपये पे बेचोगे तो हमें 30% का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वर्ण अनुक्रम को देखें और उसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज द एर्थ कैरेक्टर टू द राइट ऑफ द सेकंड कैरेक्टर फ्रॉम द लेफ्ट एंड? सेकंड कैरेक्टर फ्रॉम द लेफ्ट एंड इज बी। और फिर बी के राइट में 8वां कैरेक्टर कौन सा होगा? तो 14Z एक्स फोर्थ हो गया, %7D क्यू विल बी द आंसर। ऑप्शन ए हमारा क्यू आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, 54 से 144 का अनुपात क्या है? 54:144। 18 × 54, 18 अट्ठे 144, 3:8। ऑप्शन सी आंसर। सीधे सीधे सवाल है बिल्कुल। 7 घंटियां एक साथ बजना शुरू करती हैं, क्रमशः 3, 5, 7, 9, 12, 15 और 18 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। 42 मिनट में सभी घंटियां एक साथ कितनी बार बजेंगी? तो पहले तो स्टार्ट कर रही है साथ में, और फिर हमें निकालना पड़ेगा एलसीएम इन सारे के सारे समयों का। तो एलसीएम हमें निकालना पड़ेगा 3, 5, 7, 9, 12, 15 और 18 का। ठीक है, क्या आ जाएगा एलसीएम? एलसीएम आ जाएगा 7 × 5 × 9 × 4। ठीक है, और तो सब कवर हो गया ना? हाँ, हो गया। तो 5×9 = 45, चौको 180, और 180 यानी 3 मिनट। भाई 180 इंटू 7 है, ये सेकंड में आ रहा है हमारा। ठीक है, 180 यानी 3 मिनट होगा, 3 × 7 21 मिनट के अंतराल पे वो बार बार बजेंगी। ठीक है, तो 21 मिनट बाद वो दोबारा फिर से बजेंगी। एक बार तो बजेंगी 0 मिनट पे स्टार्ट में, फिर 21 मिनट पे, फिर 42 मिनट पे, यानी कि कुल 3 बार बजेंगी, क्योंकि 42 मिनट नहीं पूछ रहा है सवाल। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा कि कुल 3 बार बजने वाली है घंटियाँ। ऑप्शन सी। अगला सवाल, अब 50 - 23 - 12 भागित, ठीक है, इसको लिख लेते हैं अलग साफ साफ, फिर ब्रैकेट में 23 -12 भागित 5 + 9 × 2 और -19। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 5 + 18 - 19, 18 - 19 हो गया -1, 5 - 1 4 आ गया। ठीक है, अब ये हो गया 50 - 23 - 12 भागित 4। तो 12 भागित 4 से आ जाएगा 3, 23 - 3 20 आ जाएगा, और फिर 50 - 20, यानी कि हमारा जवाब आ जाएगा 30। ऑप्शन ए। अगला सवाल, संख्याओं पी और क्यू के लिए दो संख्या परिभाषित हैं। पहला ऑपरेशन है पी $Q इज इक्वल टू पी प्लस क्यू प्लस 8PQ, और दूसरा है पी परसेंटेज क्यू इज बराबर है पी माइनस क्यू माइनस 13Q के। तो हमारा मान बताना है हमें $37.41 परसेंटेज 29। $37.41 परसेंटेज 29। तो सबसे पहले $37.41 का मान क्या होगा? डॉलर यानी कि पी प्लस क्यू प्लस 8PQ, यानी 37 + 41 प्लस 8 × 37 × 41, और ये मान आ गया हमारा। और फिर इसको परसेंटेज लगाना है 29 के साथ में। परसेंटेज का मतलब हुआ हमारा P - Q - 13Q। तो यानी कि ये पूरा मान, ठीक है, ये पूरा मान जो आएगा हमारा 37 + 41 प्लस 8 × 37 × 41, और माइनस क्यू
-13 क्यू, यानी कि कुल -14 क्यू है, -14 गुणे 29। ठीक है, ये मान हमें निकालना है। पर इसको कैसे निकालेंगे? देखो समझने की बात ये है, हमें जो ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शंस को यूज़ करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, क्योंकि अदरवाइज कैलकुलेशन हमारा जो है थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम इकाई का अंक देखें तो ऑप्शन में 9 आ रहा है, 0 आ रहा है, 8 आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, तो हम सिर्फ इकाई के अंक पे फोकस करते हैं, क्योंकि सारे ऑप्शन में डिफरेंट है। इकाई का अंक पता लग जाएगा तो आंसर पता लग जाएगा। ठीक है, 7 + 1 आ गया 8। फिर यहाँ पे 8 7 56, 6 आ गया, 6 एकम 6, यानी कि इकाई का अंक 6 आएगा। 8 + 6, और यहाँ पे क्या, 9 चौको 36, तो इकाई का अंक 6 आएगा। 8 + 6 -6, यानी कि 6 6 कट जाएगा। अंत में इकाई में हमें 8 मिलने वाला है। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूरा निकालने की कोशिश करेंगे, समय बहुत ज़्यादा खराब होगा तो सवाल पूरे हम कर ही नहीं पाएंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पे हम इकाई का अंक से अपना सवाल सॉल्व करेंगे। अगला सवाल, सरलीकरण करना है। 81 का स्क्वायर गुणे 10 का स्क्वायर बटे 9। तो 81 × 81 × 100 / 9, 9 9 81, 81 × 9 729, और बाद में आ गया 2 0, 72,900। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, ए और बी क्रमशः रुपये 24,000, रुपये 16,000 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। व्यवसाय शुरू करने के 6 महीने के बाद में सी रुपये 20,000 के निवेश के साथ उनके साथ जुड़ जाता है। यदि व्यवसाय शुरू होने के 2 वर्ष के बाद कुल लाभ रुपये 55,000 है, तो लाभ में बी का हिस्सा क्या होगा? ठीक है, हमेशा जब भी लाभ हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रॉफिट हमेशा डिस्ट्रीब्यूट होगा जो इन्वेस्टमेंट है और जो टाइम है, उन दोनों के समानुपाती होगा। प्रॉफिट हमारा इन दोनों के समानुपाती होगा। तो पता लगा लेते हैं कि रेशियो ए बी और सी के लिए मान आ क्या रहा है इसका। ठीक है, सो ए बी और सी। ए ने इन्वेस्ट किया है 24,000, बी ने किया है 16,000, और सी ने किया है 20,000। तो शुरू में ही अनुपात ले लो, 24 20 और 16 का क्या अनुपात आ जाएगा? 4 से तो भाग हो ही रहा है। ठीक है, तो ये आ गया 6:5:4। ठीक है, ये तो अमाउंट का, जो उन्होंने अमाउंट इन्वेस्ट किया है उसका हमारा अनुपात आ गया। समय कितना लगाया है ए और बी ने, क्योंकि 2 साल की बात कर रहे हैं यहाँ पे सवाल हमारी, तो ए और बी ने तो पूरे 2 साल के लिए किया है। सी ने कितने समय के लिए किया है? सी ने 6 महीने बाद किया है, यानी कि सी ने 1.5 ईयर्स के लिए किया है, 1.5 साल के लिए किया है कि नहीं? तो 2 साल, 2 साल और 1.5 साल इस अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। समय ये है, मल्टीप्लाई कर दो, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, और 4 गुणे 1.5, ये आ गया हमारा 6। ठीक है, तो 12 10 6, या फिर और आसान होके ये हो जाएगा 6 5 और 3। ठीक है ना, 6 5 4, नहीं नहीं उल्टा कर दिया, बी का 16,000 है और सी का 20,000 है, गड़बड़ कर दिया था यहाँ पे। ठीक है, बी का 16 है और सी का 20 है, यानी कि 6 4 5 हो। यहाँ पे मान आ जाएगा हमारा 12 8 और 7.5 है, 2 से गुणा करना पड़ेगा क्योंकि ये भी 7.5 आ रहा है। तो 24 16 और 15 इस अनुपात में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 24 + 16 + 15 हमारा आ रहा है कुल मिला के 55। तो 55 यूनिट हमारा अगर प्रॉफिट होगा तो उसमें से 15 यूनिट मिलेगा सी को, 16 यूनिट मिलेगा बी को, और ए को मिलेगा 24 यूनिट। सवाल पूछा है बी को कितना मिलेगा, तो बी को मिलेगा 16 यूनिट 55 में से, तो 16/55 मिलेगा, और प्रॉफिट कुल है 55,000, यानी कि 16,000 मिलेगा हमारा बी को। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, 16,000। क्या ये क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल, पंपा दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। वह 225 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। ठीक है, 225 डिग्रीज क्लॉकवाइज घूमता है, और फिर 90 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, और फिर अगेन वो टर्न करता है 225 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज। तो हमें बताना है कि कौन सी डायरेक्शन को फेस कर रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2 चीज़ें कर रहा है वो। क्या कर रहा है? पहले दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा है, तो दक्षिण, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। पहले वो दक्षिण की तरफ फेस किया हुआ है उसने। फिर वो 225 डिग्री दक्षिणावर्त घूम रहा है, यानी क्लॉकवाइज घूम रहा है, और फिर थोड़ी देर के बाद में वो फिर से 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, दक्षिणावर्त और वामावर्त तो कैंसिल हो जाएंगे। 225 डिग्री बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ क्या, 90 डिग्री वामावर्त जो घूम रहा है। ठीक है, तो 90 डिग्री घुमा दो उसको, हमारा जवाब आ जाएगा। तो 90 डिग्री घुमाते ही उसका फेस हो जाएगा ईस्ट की तरफ, हमारा आंसर हो जाएगा पूर्व में मुंह करके खड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि तुम चाहो तो घुमा के बाकी भी देख लो कि 225 डिग्री दक्षिणावर्त घुमाओ, फिर 225 डिग्री वामावर्त घुमाओ, पर ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इसलिए इनको दोबारा इनको पूरा करने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल, यदि किसी कक्षा में लड़कों लड़कियों का अनुपात 25:29 है, तो कक्षा में लड़कों का अंश क्या होगा? तो 25 लड़के हैं, 29 लड़कियां हैं, तो यानी कि 25 लड़के हैं कितने में से? 25 + 29 में से, यानी 54 में से। तो 25/54, ऑप्शन डी हमारा जवाब हो जाएगा। सीधा सीधा सवाल। अगला सवाल, 0.2 गुणे 0.2 गुणे 0.3 गुणे 0.4 गुणे 0.5 बटे 0.2 गुणे 0.4।
काटा पीटी कर तो 0.2 से 0 गया, 0.4 से 0.4 गया, 2/5, 2/6, पंचे 30, तो 30 आ गया हमारा, 0.030, ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला सवाल। एक फैक्ट्री हर महीने 10,110 बल्ब बनाती है, तो यदि 20% बल्ब खराब है तो कितने बल्ब खराब है? 20% बल्ब हमारे खराब है, 20% यानी कि 1/5, 1/5 बल्ब खराब है, 10,110/5, ये आ जाएगा 2022, ऑप्शन सी। अगला सवाल। एक रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य 9600 रुपये है, और फिर इसमें एक दुकानदार 12% की छूट देता है और फिर 25% की क्रमिक छूट देता है, तो यदि फिर भी उसे 20% का लाभ होता है तो रेफ्रिजरेटर का क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य क्या होने वाला है? तो हमारा अंकित मूल्य है 9600, 9600। पहले 12% की छूट दिया, 12% यानी 12/100 की छूट दी, ठीक है, यानी कि 100 में 12 की छूट दी, यानी कि 3/25 की छूट दी, 25 में 3 की छूट दी। अगर 25 में 3 की छूट दी यानी कि बचेगा हमारा अमाउंट 22/25। फिर दूसरी छूट है हमारी 25% की, यानी कि 1/4 की छूट है, तो 3/4 बचेगा, तो ये हमारा आ गया विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस बराबर होगी क्योंकि 20% का लाभ हो रहा है, 20% का लाभ, 20% यानी कि 1/5 का लाभ हो रहा है, तो यानी कि 5 रुपये की चीज़ थी तो 6 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस का कितना होगा? कॉस्ट प्राइस को हम सी मान लें तो उसका 6/5 होगा सेलिंग प्राइस, इक्वेट कर दो, तो कॉस्ट प्राइस गुणे 6/5 बराबर इस मान के। ठीक है, अब 25 चौको 100, 100 से 2 0 गए, 6 से काटा है यहाँ पे, बच गया हमारा 16। ठीक है, तो सी हमारा बराबर आ जाएगा 16 गुणे 22 गुणे 3 गुणे 5, 16×5 = 80, यहाँ 240, 240 गुणे 22, ठीक है, 4800, 480, 5280 जवाब आ जाएगा। ठीक है, और ज़्यादा मुश्किल कैलकुलेशन होती तो फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि 22 से विभाजित हो रहा है यानी 11 से विभाजित हो रहा है, तो 11 से विभाजित होने वाली संख्या देख लेते हैं कौन सी है, अगर ज़्यादा मुश्किल कैलकुलेशन होता तो। यहाँ पे तो खैर इतना कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा हमें यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि 5 से हो रहा है और 16 से हो रहा है, यानी कि 5 गुणे 2 10 से हो रहा है, 10 से होने वाली भी एक ही संख्या है, बी सी डी हो नहीं रहा है 10 से। अगला सवाल। दिए गए आरेख में आयत उन लोगों को दर्शाता है जो शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं, वर्ग जो डॉक्टर के रूप में काम कर रहे हैं, और ये सारा का सारा कुछ डायग्राम में लिखा हुआ है, तो पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। सवाल पूछा ऐसे लोगों की संख्या की पहचान करें जो केवल इंजीनियर है और किसी अन्य पेशे से जुड़े नहीं है, यानी सिर्फ और सिर्फ इंजीनियर वाले सेट में, और वो हमारे दिख रहे हैं 8 इस डायग्राम में, 8 दिख रहे हैं। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 8, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न। उस अक्षर समूह का चयन करें जो श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करता है। लेटर क्लस्टर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द सीरीज। अब किसी भी एक लेटर पे फोकस कर लो, लेटर पे फोकस कर लो या फिर नंबर पे फोकस कर लो। ठीक है, तो 163 से अगर हम जाएं, अगर हम देखें सारे के सारे नंबर्स को, तो क्या आ रहा है हमारा? शुरू में है 193 WZ, फिर आ रहा है 191 TX, फिर पता नहीं क्या आ रहा है, इसके बाद में आ रहा है 179 NT, फिर 173 KR, फिर 167 HP और 163 EN। ठीक है, तो अगर हम आखिरी लेटर पे फोकस करें तो N से गए P पे, 2 का इंक्रीज हुआ, P से R पे फिर 2 का इंक्रीज हुआ, R से T पे फिर 2 का इंक्रीज हुआ, T से जाओगे अगले पे 2 का इंक्रीज करोगे, TUV, यानी कि V आना चाहिए आखिरी में, आखिरी में V सिर्फ एक ऑप्शन में आ रहा है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। बस इतना ही देखना था। कोई भी एक लेटर देख लेते, अगर लेटर नहीं देखते तो शुरू का नंबर देख सकते थे। 163 से 167 तक 4 बढ़ाया, फिर 6 बढ़ाया, ठीक है, एक सेकंड, 4 बढ़ाया फिर 6 बढ़ाया, और फिर यहाँ पे फिर से 6 बढ़ाया। यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा कि नंबर का हिसाब किताब क्या आ रहा है। ठीक है, तो नंबर का हिसाब किताब थोड़ा सा अजब दिया हुआ है। 4 बढ़ाया फिर 6 बढ़ाया फिर 6 बढ़ाया। ठीक है, ये शायद ये हमारी अभाज्य संख्याएं होंगी, मेरे हिसाब से ये अभाज्य संख्याएं होंगी। ठीक है, हाँ ये सब अभाज्य संख्याएं हैं शायद। ठीक है, सो 6 बढ़ाया फिर इसके बाद में 181 आ जाएगा क्योंकि अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, क्योंकि 83 85 87 ये सारी की सारी संख्याएं हमारी, 87 भी 187 भी जाता है 17 से, तो हाँ बिल्कुल ये अभाज्य संख्याएं सारी की सारी, तो अभाज्य संख्याओं का क्रम है। पर बहरहाल उनको देखने की जरूरत नहीं थी, सबसे आसान दिख रहा है कि किसी भी लेटर को देख लो, चाहे आखिरी वाले को देख लो या उससे पहले वाले को देख लो। ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। अगला सवाल। कौन सा आरेख हेलोजन फ्लोरीन और ब्रोमीन के बीच सही संबंध को दर्शाता है? तो हेलोजन फ्लोरीन और ब्रोमीन, फ्लोरीन और ब्रोमीन ये दोनों ही के दोनों हेलोजन है, ये दोनों ही हेलोजन है, तो अगर दोनों ही हेलोजन है हमारे, तो यानी कि हेलोजन का एक बड़ा सा सेट बनेगा, और उसी हेलोजन के सेट के अंदर हमारा फ्लोरीन भी आएगा और ब्रोमीन भी आएगा, आपस में दोनों सेपरेट होंगे, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। पहला वाला सेट सही है, वो सही तरीका है दिखाने का। अगला सवाल। 12,000 रुपए की राशि 4% वार्षिक ब्याज
दर पर निवेश की जाती है जो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होती है, तो एक वर्ष के बाद में कुल राशि कितनी होगी? 12,000 है, 4% वार्षिक है, लेकिन छमाही संयोजित हो रही है, 6 मंथ्स में कंपाउंडिंग हो रहा है, यानी कि 2% 6 महीने में निकलेगा। तो 12,000 रुपये का 2% कितना आ जाएगा? 2%, 1% 120 है, 2% आएगा 240। तो पहली छमाही में 240 रुपये हो गए। अगली छमाही में जो मूलधन है उसमें तो 240 रुपये ही मिलेगा, पर ये जो 240 रुपये हमारा पहली छमाही में आया है इस पर भी 2% मिलेगा। इसका 1% होगा 2.4, 2% हो जाएगा 4.8। सब कुछ जोड़ दो क्योंकि कुल राशि पूछ रहे हैं हमसे। तो 12,000 प्लस 480 प्लस 4.8, तो 12,484.8। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पुस्तक, कहानी पुस्तक और चरमोत्कर्ष के बीच संबंध को दर्शाने वाले आरेख का प्रतिनिधित्व करता है? कौन कौन से हमें दिए हैं? रिलेशनशिप एमंग बुक्स, स्टोरी बुक्स एंड क्लाइमैक्स। तो एक तो सबसे ऊपर हो गया हमारा बुक्स, क्योंकि स्टोरी बुक्स भी तो बुक्स ही होती है। बुक्स के अंदर आएगा स्टोरी बुक्स, और फिर क्लाइमैक्स किस में आएगा? क्लाइमैक्स स्टोरी बुक्स में आएगा। तो क्लाइमैक्स का जो सेट है वो स्टोरी बुक्स के अंदर आएगा, यानी कि हमारा सही आंसर होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, ये टिक को भूल जाना, सही जवाब हमारा है जी। जी सही जवाब है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी में जी मेंशन है, तो जी हमारा सही जवाब होगा यहाँ। अगला सवाल। GINEART अक्षरों का उपयोग करके बनने वाले शब्द का पता लगाइए। GINEART। ठीक है, तो सीधे सीधे हमारा बन रहा है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आबरा काडाबरा शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बिना किसी अक्षर को दोहराए बनाया जा सकता है? ठीक है, तो कोबरा या ब्रैकेडो, इसमें तो ओ आ रहा है जो कि हमारे शब्द में है ही नहीं, तो ऑप्शन ए आंसर नहीं है, और ऑप्शन डी भी आंसर नहीं है। अब क्या बच गया हमारे पास? कैडबेरी, तो वाई भी नहीं है, तो क्लियरली हमारा ऑप्शन सी आंसर होगा। हालांकि थोड़ा सा जो लिखा है यहाँ पे भाषा में क्या लिखा है कि बिना किसी अक्षर को दोहराए, लेकिन राडार में अपना ए 2 बार आ रहा है, बट एनी वही सही आंसर होगा कि बाकी सारे के सारे तो रिजेक्ट हो रहे हैं। अगला सवाल। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 24 सेंटीमीटर ऊंचाई के ठोस बेलन को पिघला के शंकुओं में ढाला जाता है, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। ऐसे कितने शंकु बनाए जा सकते हैं? तो जब भी हम पिघलाएंगे किसी भी 3D ऑब्जेक्ट को, तो क्या होगा? पिघलाने से हमारा जो आयतन है नहीं बदलेगा, वॉल्यूम अनचेंज रहेगा, तो वॉल्यूम को इक्वेट कर देते हैं। अब हमारा बेलन का आयतन होगा, वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई गुणे 7 गुणे 7 गुणे 24, ये तो हो गया बेलन का आयतन। अब ये बराबर होगा जितने शंकु बनेंगे, माना एन शंकु बनेंगे, तो एन गुणे एक शंकु का आयतन होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 गुणे पाई गुणे आर हमारा कितना है? यहाँ भी 7 है, और ऊंचाई 8 है। ठीक है, तो पाई से पाई कटा और 7 से 7 कटा, 7 7 दोनों कट गए। अब यहाँ पे बचा 8 3 24, तो एन हमारा बराबर आ जाएगा 3 गुणे 3 9। कुल 9 ऐसे शंकु बनाए जा सकते हैं। ठीक है, बाकी इसको ऐसे भी देख सकते थे कि यहाँ पे चाहे तुम्हारा शंकु हो या फिर बेलन हो, शंकु और बेलन दोनों का ही त्रिज्या तो बराबर है। ठीक है, यानी कि जो बेस है हमारा वो तो बराबर है। और कभी भी अगर दो हमें दिए हुए, एक शंकु दिया है और एक बेलन दिया है, ठीक है, और अगर शंकु और बेलन दोनों का ही अगर त्रिज्या बराबर है, दोनों की त्रिज्या मान लेते हैं अगर आर है, और हाइट अगर दोनों की हाइट भी बराबर हो एच हो, तो वॉल्यूम कितना होगा? शंकु का वॉल्यूम अगर 1 यूनिट आएगा तो बेलन का वॉल्यूम 3 यूनिट आएगा, क्योंकि शंकु का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जबकि बेलन में होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो अगर हाइट और रेडियस दोनों बराबर है, त्रिज्या और ऊंचाई दोनों बराबर है, तो शंकु का आयतन और बेलन के आयतन का अनुपात 1:3 होगा, 1:3 होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है? देखो त्रिज्या तो बराबर है, ऊंचाई में फर्क है। ऊंचाई कितना? 3 गुना है। ऊंचाई बेलन की 3 गुना है, तो अगर ऊंचाई बराबर होती तब भी हमारे 3 शंकु बन जाते, लेकिन ऊंचाई 3 गुना है, तो 3 गुणा 3 यानी कि कुल 9 शंकु बनेंगे। तो ये बात भी समझ सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रेडियस सेम है। अगला प्रश्न। नीचे दी गई तालिका में हमें क्या दिया हुआ है? इस तालिका में दिया है दिए गए वर्ष में एक कंपनी का वार्षिक व्यय, और सवाल हमसे पूछा है सभी वर्षों में कंपनी के कुल कर व्यय, ठीक है, कुल कर व्यय यानी टैक्सेस का टोटल जो हमारा है, और उसके कुल ईंधन एवं परिवहन व्यय के बीच का अनुपात क्या है? तो फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट का अनुपात क्या होगा? पहले कर को जोड़ोगे 73 और 113, 186, 194, 274 और 98, 372, 480, तो 480 आ रहा है हमारा कर। और फिर हमारा ईंधन और परिवहन कितना आ रहा है? 85, 122, 207 और 318, 465, 565 और 59, यानी 564 60, 624, 480 अनुपात 624। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है हमारा?
624 13 से कट रहा है, 13 से जा रहा है ना, हाँ तो 13, 10:13 आ जाएगा। 48 × 13 आ रहा है, 48 × 10 आ रहा है, 10:13। ऑप्शन सी हमारा जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, यदि ए हैश बी बराबर है हमारा A² प्लस 9AB प्लस 7B² के, तो 3 हैश 4 क्या हो जाएगा? तो 3² 3 की घात 2, 3² प्लस 9 × 3 × 4 प्लस 7 × 4 का स्क्वायर, तो 9 प्लस 108 प्लस 7 × 16 112, तो 229 जवाब हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन सी जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, एक विद्यालय में कुछ विद्यार्थी गायक हैं और कुछ संगीतकार हैं। सवाल हमसे पूछ रहा है दिए गए आरेख में कितने छात्र केवल संगीतकार हैं और गायक नहीं है, यानी कि गायकों के बाहर रहेंगे। कितने संगीतकार हैं हमारे हमारे जो कि गायक नहीं है? तो 15 हो गए यहाँ पे और 18 हो गए यहाँ पे, 15 और 18 जोड़ के हो गया 33, तो 33 हमारा जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी 33 जवाब हो जाएगा। ओके, अगला सवाल, जानवी अपने घर से 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर गई, फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चली, फिर वह पूर्व की ओर मुड़कर 16 किलोमीटर गई और अंत में बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चली, तो अपने घर से कितनी दूर आ गई? तो पहले गई है 12 किलोमीटर पश्चिम, 12 पश्चिम की तरफ गई, ठीक है, वेस्ट, इधर हो गया ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। पहले गई 12 पश्चिम और फिर 5 किलोमीटर गई है बाएं मुड़ के, तो बाएं मुड़ी और बाएं मुड़ के 5 गई। इसके बाद में फिर वो पूर्व की ओर मुड़ी है और पूर्व की ओर मुड़ के 16 किलोमीटर गई है। ठीक है, 12 इधर आई थी, अब 16 गई है पूर्व की ओर, यानी कि इतना ये जो आ गया मान कितना है, 4 किलोमीटर गई है इफेक्टिवली। ठीक है, और फिर इसके बाद में अंत में बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चली, तो फिर से बाएं मुड़ी है और बाएं मुड़ के चली है 2 किलोमीटर। और फिर क्वेश्चन पूछ रहा है कि अल्टीमेटली घर से कितना दूर है जहाँ से उसने शुरू किया था। ठीक है, तो ये दूरी पूछ रहा है सवाल हमसे, तो ये मान कितना है, ये 5 - 2 3 आ गया, ये 4 आ गया, 3 और 4, तो यानी कि दूरी उसकी हो जाएगी 5। ऑप्शन सी जवाब हो जाएगा। ठीक है, 5 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एकोमोडेशन शब्द के अक्षरों से बिना किसी अक्षर को दोहराए नहीं बनाया जा सकता है? मोशन, कमांड, एक्शन, डोमिनेंट। ठीक है, सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अकोमोडेशन शब्द के अक्षरों से बिना किसी अक्षर को दोहराए नहीं बनाया जा सकता? ठीक है, तो मोशन में तो अक्षर को ही अक्षरों को दोहराए नहीं बनाया जा सकता। विच आर द फॉलोइंग वर्ड्स कैन नॉट बी फाउंड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड अकोमोडेशन विदाउट रीयूजिंग एनी लेटर्स मोर देन इट अपीयर्स। ओके, ठीक है, समझ गए। तो मोशन अगर हम बना रहे हैं तो मोशन में अपना ओ आ रहा है 2 बार, ठीक है, और एकोमोडेशन में भी अपने पास खूब ओ अवेलेबल है, MTION ये भी आ रहा है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। कमांड में देखें तो कमांड में COMMAND, ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगा, ये भी हमारा बन जाएगा इजीली, ये भी आंसर नहीं होगा। एक्शन, एक्शन भी बन जाने वाला है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। डोमिनेंट, डोमिनेंट, अब डोमिनेंट में अपना, हाँ एन तो क्योंकि एक ही आ रहा है और एन को 2 बार इस्तेमाल किया डोमिनेंट में, तो डोमिनेंट हमारा आंसर होगा, यही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल, 100 मीटर की दौड़ है, 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 500 मीटर से हरा देता है। यदि उसी दौड़ में बी सी को 250 मीटर से हराता है, तो ए सी को उस दौड़ में कितने मीटर से हराएगा? ठीक है, तो ए जब बी को हरा रहा है, तो ए हरा रहा है 500 मीटर से, यानी कि ए ने पूरी दौड़ कंप्लीट कर ली है 1000 मीटर और बी 500 मीटर ही चल पाया है। लेकिन जब बी सी को हरा रहा है तो बी सी को 250 मीटर से हरा रहा है। इस बात का मतलब ये हुआ कि जब बी ने पूरी दौड़ कंप्लीट की, बी 1000 मीटर चला, तो सी कितना चल पाया, 750 मीटर। लेकिन जब ए ने दौड़ कंप्लीट की है तब बी चल पाया है, तब तक सिर्फ 500 मीटर यानी आधा ही चल पाया है। तो जाहिर सी बात है कि तब तक सी भी अपना जितना कुल 1000 मीटर जब बी चला है तब जितना चला होगा उसका आधा ही चल पाया होगा। ठीक है, क्योंकि बी ने आधा ही कंप्लीट किया होगा तब तक, तो सी ने कंप्लीट किया होगा 375। तो ए ने 1000 कंप्लीट कर लिया, सी ने किया 375, तो अंतर हमारा आ रहा है 625 का, यानी कि 625 मीटर से हराया होगा ए ने सी को। ऑप्शन डी हमारा जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, कियारा अपने शुरुआती बिंदु से उत्तर की ओर 25 मीटर चलती है, फिर वह दाएं मुड़ती है और 30 मीटर चलती है, फिर बाएं मुड़कर 10 मीटर और चलती है, अंत में वह फिर से बाएं मुड़ती है और पश्चिम की ओर 30 मीटर चलती है। तो कियारा अब अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है? पहले उत्तर की ओर चली 25 मीटर, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, फिर इसके बाद में दाएं मुड़ती है, दाएं मुड़ के 30 मीटर चलेगी, फिर बाएं मुड़ के 10 मीटर चलेगी और फिर से बाएं मुड़ के पश्चिम की ओर 30 मीटर चलेगी। ठीक है, तो 30 तो चली थी पहले पूरब की ओर, फिर 30 चली है पश्चिम की ओर, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया, बच गया हमारा 25 और 10 35, तो 35 मीटर की दूरी उसने तय की है।
मैंने फिर दूर आ गई अपने शुरुआती बिंदु से, यही हमारा जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, एक कमीज का अंकित मूल्य 7200 रुपये। एक दुकानदार ग्राहक को अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है। छूट देने के बावजूद दुकानदार कमीज के क्रय मूल्य पर 20% का लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य क्या होगा? 7200 अंकित मूल्य है, फिर 15% की छूट दे रहा है, 15% यानी कि 3/20 की छूट दे रहा है, 15/100 3/20 की छूट दे रहा है, तो 17/20, 7200 गुणे 17/20, ये हमारा हो जाएगा सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य बराबर होगा हमारा, क्योंकि 20% का लाभ कमा रहा है, 20% यानी 1/5 का लाभ कमा रहा है, तो ये बराबर होगा 6/5 कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो अब काटा पीटी कर दो, 5 से गया 4 बार, 4 से यहाँ बचा 1800, 6 से बचा 300, 300 गुणे 17, 5100 रुपये हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा। ऑप्शन सी, 5100 रुपये क्रय मूल्य होगा। अगला प्रश्न, एक बल्लेबाज ने 156 रन बनाए जिसमें 5 चौके शामिल हैं और 10 छक्के शामिल हैं, तो अपने कुल स्कोर का कितना प्रतिशत विकेटों के बीच दौड़ के बनाया? तो चौके और छक्के हटाने के बाद में जो बचेगा वही स्कोर उसने दौड़ के बनाया होगा। 156 कुल है, 5 चौके यानी 5 चौके 20, 20 रन चौकों से बनाए, और 10 छक्के 10 छक्का 60, 60 रन छक्कों से बनाए, 20 और 60 80 रन उसने बनाए चौकों और छक्कों से। 156 में से 80 घटा दो तो बच गए हमारे पास 76 रन। ये 76 रन उसने बनाए हैं विकेटों के बीच दौड़ के, और 76 हमारा 50% है। 156 के 50% कितना होता है? 50% 78, उससे थोड़ा सा कम आ रहा है, 50% से थोड़ा सा कम है, क्योंकि 156 का 50% आता है 78, और 1% है 1.56, तो लगभग लगभग 1% से थोड़ा सा ज्यादा कम है, क्योंकि दो कम है। ठीक है, 1% होता है 1.56, तो लगभग 1.3% के आसपास कम होगा, तो 50 में से उतना घटा दो, ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शन दूर दूर है। 50% आंसर होना नहीं है, और 52.22 होना नहीं है, 46.35 हो नहीं सकता, तो 48.72% हमारा आंसर होगा। क्लियर? ठीक है, अदरवाइज मान लो तुम ये करते कि 76/156 लिखते, अब 4 से काटोगे 19/39 आ जाएगा। ठीक है, तो 19 39 के आधे से थोड़ा सा कम है, क्या इसको लिख सकते हैं 19.5/39? तब भी आखिर में यही करना पड़ेगा, -0.5/39। ठीक है, तो ये पहला वाला पार्ट तो 50% है, अब इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, 100 से गुणा कर दो तो ये आ जाएगा 50/39, देखिए एक सही 11/39, तो लगभग लगभग 1.3 के आसपास आ रहा है। अगला सवाल, यदि 3 दशमलव स्थानों वाली संख्या को 4 दशमलव स्थानों वाली संख्या से गुणा किया जाए तो गुणनफल में दशमलव बिंदु के दाईं तरफ कितने अंक होंगे? तो पहले अंक में है दशमलव के बाद 2, दूसरे में है दशमलव के बाद सॉरी 3, दूसरे में है 4, तो 3 और 4 मिला के गुणनफल में दशमलव के बाद 7 अंक होंगे, 7 डिजिट्स होंगे, तो हमारा ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ओके, अगला सवाल, दो रस्सियां अलग अलग लंबाई की हैं, उनकी लंबाइयों का HCF 2 सेंटीमीटर है और गुणनफल 1848 वर्ग सेंटीमीटर, तो उनके LCM और HCF का अनुपात क्या होगा? ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा? सबसे पहली बात, एलसीएम हमेशा एचसीएफ से बड़ा होगा, तो ऑप्शन बी तो आंसर नहीं हो सकता, ऑप्शन सी भी आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, अब ए और डी में से कोई एक आंसर होना है। ठीक है, और जाहिर सी बात है, हमें गुणनफल दिख रहा है 1848 और एचसीएफ दिख रहा है 2। ठीक है, और हमेशा जब भी दो संख्याएं दी है, अगर दो संख्याएं हमारी ए और बी हैं, तो ए गुणे बी दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ, और हमें एचसीएफ दिया ही हुआ है। ठीक है, तो गुणनफल हमें 1848 दिया है, ये बराबर हो जाएगा हमारा एलसीएम गुणे एचसीएफ जो कि है 2, तो यहाँ से एलसीएम का मान आ जाएगा हमारा, एलसीएम आ जाएगा 1848/2 यानी कि 924, तो 924 अनुपात 2, 462 अनुपात 1, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा सीधे सीधे। ठीक है, अगला सवाल, 80 -20 माइनस, इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 80 -20 -15 भागित, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो 5 + 16 -20, 5 + 16 -20, 5 - 4 यानी कि 16 -20 आ जाएगा -4, 5 - 4 यानी कि 1 आ जाएगा यहाँ पे, तो 20 -15, तो 80 - 5 75 आ जाएगा जवाब हमारा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला सवाल है, सभी वर्षों में उपस्थित हुए कुल उम्मीदवारों में से राज्य डेल से कितने प्रतिशत उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए? राज्य डेल से कितने प्रतिशत उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए सभी वर्षों में उपस्थित कुल उम्मीदवारों में से? ठीक है, तो बात करनी है हमें सिर्फ और सिर्फ राज्य डेल के बारे में, दिल्ली के बारे में। अब उपस्थित है 3500, 2020 में सबको जोड़ दो कि उपस्थित कितने हुए हैं, तो अपीयर्ड का सम निकालो, और फिर क्वालिफाइड का सम निकालो, और फिर आखिर में परसेंटेज निकालेंगे, तो 3500 + 9600, ठीक है, 9 3 12, 13,100, 19,600,
ठीक है, 19,600 और 24,600 और 800, 25,400, ठीक है, 29,400, 30,320, और फिर उत्तीर्ण है 860, 700, 8 7 15, 1620, 1620 और 80, 1700, 800, 2500, 2500 और 1400, 3956 और 600, 4556 और 55, तो 4611 क्वालिफाइड आ रहा है, 4611 अपीयर्ड है, 30,320, 10% होगा 30,320 का, 3032, 5% आ जाएगा 1516, तो ये हमारा आ गया 4548, ठीक है, तो 15% हमारा आ रहा है 4548, थोड़ा सा 15% से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 4548 से कितना ज़्यादा है? 52, 11, 63 और ज़्यादा है। ठीक है, तो हमारा क्योंकि 5% आ रहा है 1516, 1% आएगा 303, तो ये जाहिर सी बात है 15.2% के आसपास आ रहा है, ऑप्शन सी। अगला सवाल, श्रृंखला में उस अक्षर समूह का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करता है। ठीक है, हमें दिया हुआ है QZR, फिर है NYO, KWL, फिर क्वेश्चन मार्क है, और फिर आखिर में है EPF। ओके, अगर हम देखें यहाँ पे E, फिर क्या आएगा? फिर K आ रहा है, KLMN 3, OPQ, यानी कि हर बार 3 बढ़ रहा है। ठीक है, तो EFGH, H आना चाहिए, H आना चाहिए, तो यानी कि ऑप्शन ए तो आंसर नहीं है। ठीक है, अब लास्ट वाला ऑर्डर देखें, लास्ट में क्या आ रहा है? F आ रहा है, फिर यहाँ पे LMNO PQR, यानी कि यहाँ पे भी 3 बढ़ रहा है, तो FGHI, आखिर में आई आना चाहिए, तो HTI, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। पहले ही सिर्फ आखिर को ही देख लेते ज़्यादा अच्छा था। ठीक है, क्योंकि H तो कई ऑप्शन में आ रहा था, और आई सिर्फ और सिर्फ आखिर में एक ही ऑप्शन में आ रहा है। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक ट्रेन 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए 120 सेकंड का समय लेती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी? लेंथ ऑफ ट्रेन क्या होगा? 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, पहले उसको सेकंड में कन्वर्ट करो। 18 किलोमीटर प्रति घंटा होता है 5 मीटर पर सेकंड, तो 72 × 5 = 18, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड हमारी स्पीड आ जाएगी ट्रेन की। अब कुल चलिए 120 सेकंड, तो 20 × 120 सेकंड, यहाँ से हमारा तय की गई दूरी आ जाएगी, जो कि आ जाएगी 2400 मीटर। अब इसमें ऐसा तय किया होगा प्लेटफॉर्म की दूरी और अपनी अपनी लंबाई। 200 मीटर का प्लेटफॉर्म है, प्लस ट्रेन की लंबाई L है, तो L बराबर आ जाएगा 2200, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला सवाल, एक दुकानदार 20 किलो बासमती चावल 50 रुपये प्रति किलो और 30 किलो सोना मसूरी चावल 35 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदता है। ये वह दोनों प्रकार के चावलों को मिलाता है, मिला के मिश्रण को 42 रुपये प्रति किलो की दर से बेचता है, तो उसका कुल लाभ या हानि क्या होगा? पहले तो कुल उसका क्रय मूल्य कितना है, सीपी निकाल लो। सीपी कितना आ जाएगा? 20 किलो है हमारा बासमती, तो 20 × 50 प्लस 30 किलो सोना मसूरी, 30 × 35, तो 20 50 1000, 30 × 35 1050, तो 2050 रुपये तो उसका क्रय मूल्य है। और कुल उसने कितना खरीदा है? 20 किलो है बासमती और 30 किलो है सोना मसूरी, तो कुल है 50 किलो, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? 50 × 42, यानी 2100 रुपये। 2050 में खरीदा है, 2100 में बेचा है, 50 का लाभ होगा। ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा, 50 रुपये का लाभ होगा। फिर सवाल पूछा, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी संख्या है जो कि अभाज्य संख्या नहीं है? 1003, 1009, 1021 या फिर 1019, इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है? ठीक है, अब देखो एक चीज़ जो पता होनी चाहिए कि 1001 हमारा 7 × 11 × 13 होता है, 7 11 और 13 से विभाजित होता है, पर उसका यहाँ पे कोई मदद तो मिल नहीं रहा है। मिल रहा है क्या? कुछ भी उसका हेल्प नहीं मिल रहा। नहीं, उससे तो काम नहीं चलेगा हमारा। बहरहाल, क्योंकि 7 11 13 से अगर 1008 होता, 1015 होता, 1022 होता, 7 से विभाजित हो जाता। ठीक है, पर वैसी कोई संख्या तो दी नहीं हुई है यहाँ पे, ना ही 11 से विभाजित कोई हो रहा है, क्योंकि 1 से 11 का अंतर भी कहीं पे नहीं आ रहा है, 11 22 का अंतर। ठीक है, 13 का भी अंतर नहीं आ रहा है, तो यानी कि 7 11 13 से तो काम नहीं चलेगा, यानी इनसे कोई भी संख्या विभाजित नहीं हो रही है। 3 से विभाजित होने वाली संख्या कोई भी नहीं है। 1003 हमारा योग आ रहा है डिजिट्स का 4 आ रहा है, 10 आ रहा है, तो 3 की भी नहीं हो रही, 3 से नहीं हो रही, 5 का तो शक्ल देख के ही समझ में आता है। 3 से नहीं हो रहा, 5 से नहीं हो रहा, 7 से नहीं हो रहा, 11 से नहीं हो रहा, 13 से नहीं हो रहा, तो उसके बाद की संख्या देखो। ठीक है, 17 पे कोशिश करो, 17 से हो रहा होगा क्या कोई? 17 से 17 छक्का 102, 1020 होता है, हाँ 1003 हो रहा है 17 से विभाजित, तो यही अभाज्य संख्या नहीं होगी। ठीक है, 1003 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये 17 से विभाजित हो रहा है। 1020 17 से होता है, 1020 - 17, यानी कि 1003 भी विभाजित हो रहा है। ठीक है, अगर 19 से चेक करना तो 19 से भी चेक करो, तो 19 से क्या, 19 × 95 950 विभाजित होता है, 950 में जोड़ दो। ठीक है, 950 हो रहा है, 950 + 57, यानी कि 1007 19 से विभाजित होगा। कैसे देखा हमने कि आस-पास तक पहुँच गए 1000 के, 950 तक पहुँच गए, और फिर उसमें 19 ने 57 जोड़ दिया, 1007 आ गया। यही काम हमने 17 में किया, 17 छक्का 102, यानी कि 1020 विभाजित हो रहा है, 17 घटा दोगे 1003 विभाजित होगा 17 से।
ठीक है। अब फिर कह रहा सवाल हमारा, यदि 15,000 रुपये को 6% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर उधार दिया जाता है, 3 वर्षों के बाद कुल राशि 17,700 हो जाती है, तो अर्जित ब्याज क्या होगा? सीधा सीधा सवाल है, 15,000 रुपये है, हो जा रहा है 17,700, तो 2,700 रुपये हमारा अर्जित ब्याज होगा। ठीक है, कुछ भी कैलकुलेशन करना ही नहीं है इसमें। तो ये थे हमारे सवाल जो कि सेक्शन 3 में आए थे फर्स्ट शिफ्ट में 14 मार्च को। आई बिलीव कि ये सारे के सारे क्वेश्चन तुम्हें क्लियर हुए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में कहीं डाउट है तो एक बार कमेंट में जरूर मेंशन करना। अगर सेशन तुम्हें अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक जरूर करना। सिमिलरली ऐसे ही हम जो चौथे सेक्शन के सवाल थे उनको भी डिस्कस कर लेंगे डिटेल में, और फिर ऐसे ही डिस्कस करेंगे फिर शिफ्ट 2 के क्वेश्चन को। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है, तुम्हारा खुद का अपना कोई सवाल है, तो भी तुम कमेंट में मेंशन कर सकते हो, और साथ में मुझे मैसेज भी कर सकते हो @ADITYKT टेलीग्राम पर। इतना ही रखते हैं सेशन। बाय बाय, टेक केयर और कीप लर्निंग।